मैकॉलेस मेथड। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा एरिया मूवमेंट मेथड बेसिक डिफ्लेक्शन के बाद। तो जैसे कि एरिया मूवमेंट मेथड में हम एक डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं और स्लोप फाइंड करते हैं। बेसिकली वो यूज़ होती है हमारी एरिया मूवमेंट मेथड जब हमको बेसिकली ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पता हो, मतलब हम इजीली ड्रॉ कर सकें। और ये हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब ज़्यादातर केसेस में जब बेसिक हमको सिंपल सपोर्ट दिया रहता है, जैसे कि एक सिंगल पॉइंट लोड या यूडीएल जो होल बीम पर लग रहा है। लेकिन जितने भी कम्प्लेक्स लोड्स होते हैं, मतलब एक से या तो ज़्यादा लोड्स हो गए या मिक्स लोड है, जैसे कि एक पॉइंट लोड दे दिया हो और साथ में एक यूडीएल भी हो जो होल स्पैन पे ना लग के कुछ पार्ट पे यूडीएल लग रहा हो, तो उसके लिए यूज़ होती है हमारी मैकॉलेस मेथड। तो ये तो इस वैसे तो ये क्वेश्चन मतलब इसका जो आंसर है मैकॉलेस मेथड तो काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि स्टार्टिंग में पढ़ के ये समझ नहीं आएगा। तो पहले हम ट्राई करते हैं एक बार मैकॉलेस मेथड को पढ़ के क्या होती है, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करते हैं बेसिकली। तो हमारी मैकॉलेस मेथड क्या होती है, देखो, व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड to several point loads at different positions, writing separate bending moment equation for each portion becomes lengthy. To simplify this, Macaulay's method is used. It gives a single bending equation valid for the entire span of the beam। तो देखो जो हमारी मैकॉलेस मेथड है जो बेसिकली तो वो डिराइव हुई है डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो डबल इंटीग्रेशन मेथड इसके जस्ट बाद में ट्राई करूँगा कवर करने की। तो मैकॉलेस मेथड जस्ट उस मेथड का सिंपल वर्जन है मैकॉलेस मेथड। और मैकॉलेस मेथड की मतलब है क्या एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट क्या है कि द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन ऑफ अ बीम कैरिंग सेवरल कंसंट्रेटेड लोड एट डिफरेंट पॉइंट्स कैन बी रिटन इन वन सिंगल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द मैकॉलेस ब्रैकेट्स विच ऑटोमेटिकली एलिमिनेट द इफेक्ट्स ऑफ लोड्स बिफोर देयर पॉइंट ऑफ एक्शन। तो ठीक है, चलो ये जो भी हो, अभी तो ये मतलब न्यूमेरिकल एक बार करने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा द बेंडिंग इक्वेशन ऑफ अ बीम कैरिंग सेवरल कंसंट्रेटेड। इसमें क्या होता है कि जनरली हम सिर्फ एक ही इक्वेशन का यूज़ करके जितने भी पॉइंट लोड्स हैं सबके लिए डिफ्लेक्शन और उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैकॉलेस मेथड वैसे तो मोस्ट यूजफुल मेथड है। मैकॉलेस मेथड वैसे तो मोस्ट यूजफुल मेथड है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा लोड्स हों या मिक्स्ड लोड्स हों, तो इसमें सभी के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन हमको लिखनी पड़ेगी और एक इक्वेशन से सभी डिफ्लेक्शंस और लोड्स डिराइव कर सकते हैं और साथ में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है कहाँ पे वो भी फाइंड कर सकते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्म जैसे कि मैंने पहले बता दिया था कि जितने भी हमारी डिफरेंट मेथड्स हैं तो उसका सबसे बेसिक तो यही इक्वेशन है, इसको बोलते हैं इलास्टिक कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ई आई अपॉन एम अपॉन ई आई इज इक्वल टू जो हमने पढ़ी थी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी से ये डिराइव हुई है। अब ये मैकॉलेस फॉर्म क्या होता है, देखो ये तो अभी समझ नहीं आएगा, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यार एक्स माइनस से ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा। ई आई फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, आर ए रिएक्शन है, सपोर्ट, ठीक है चलो। और हाँ स्टेप देखो, मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख दिए हैं मैकॉलेस मेथड के। तो ठीक है, बस हम इन स्टेप्स को फॉलो करके नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना सॉल्व करेंगे। वैसे तो जो ये आंसर है मुझे लगता है मतलब काफ़ी वो अपने में काफ़ी सिस्टमैटिक आंसर है, क्योंकि मतलब एक तरह से पूरा कंप्लीट आंसर है, लेकिन फिर भी हमको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा मतलब तभी ये क्लियर हो पाएगा। वैसे सेम क्वेश्चन यही अपना 2020 में एक्सप्लेन में ये थ्योरी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है मैकॉलेस मेथड एक्सप्लेन करने के लिए। तो हो सकता है कि मतलब एक सिंगल क्वेश्चन लिया जाए 7 मार्क्स का, तब इसमें मैंने काफ़ी सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है यहाँ पे मैकॉलेस मेथड, उसकी जो थ्योरम स्टेटमेंट होती है उसका मैथमेटिकल फॉर्म और एक डायग्राम भी बना सकते हैं और लास्ट में स्टेप्स। और हाँ, और यूज़ कब होती है मल्टीपल पॉइंट लोड्स या मिक्स्ड लोड्स के लिए। देखो अब ये हमारा न्यूमेरिकल है BYQ 2018 का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन में। तो ये मतलब ये अपना क्वेश्चन है काफ़ी मिक्स्ड, यहाँ पे लोड्स लग रहे हैं, एक तो यूडीएल लग रहा है जो एक पूरे लेंथ के एक पार्ट में यूडीएल लग रहा है यहाँ पे, और एक पॉइंट लोड दिया हुआ है। तो ऐसे केसेस में, और यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं मतलब बोला नहीं कि स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस मेथड से हमको ये सॉल्व करना है, जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया होता है। तो जैसे कि हमने यूज़ पढ़ लिया कि जहाँ पे भी मिक्स्ड लोड्स होते हैं या पॉइंट लोड्स एक से ज़्यादा हों, तो यहाँ पे मिक्स लोड है तो हम मैकॉलेस मेथड का यूज़ करेंगे। और वैसे भी मैक्सिमम केसेस में मैकॉलेस मेथड ही यूज़ होती है, मतलब वो एक तरह से बेस्ट मेथड है मैकॉलेस मेथड, एक्सेप्ट जबकि हमको बहुत ही सिंपल दिया हुआ हो तो वो तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हैं, या हमको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बेसिकली पता हो तो एरिया मोमेंट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन वो हो गया, और एक क्वेश्चन है 2019 का, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी क्या है कि अपने को 2 लोड्स दिए हुए हैं। तो बेसिकली ना ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो वैसे भी मतलब सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि सिंगल लोड के लिए कैसे करेंगे और यूडीएल के लिए कैसे करेंगे। तो ये वाला मतलब एक बार समझ गए तो ये सेकंड वाला भी अपने कर सकते हैं। तो पहले ये कर देता हूँ, और अगर मतलब टाइम मिला तो वो सेकंड वाला भी कर दूंगा।
तो मैंने जो भी गिवन था यहाँ पे लिख लिया है। और वैसे तो हमेशा जो अपना डिस्टेंस और फोर्स है वो मीटर और न्यूटन्स में करता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको बेंडिंग, जब हम इक्वेशन बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट की, तो उसमें हमको डिस्टेंस बार बार लिखना पड़ेगा, तो वो मतलब काफ़ी लेंदी हो जाएगा, 1000 5000 mm ऐसा लिखना। तो मैंने सबको मीटर और किलो न्यूटन कर लिया है। और डायग्राम तो हमें मतलब सिंपल ये चीज़ मतलब क्लियर है कि डायग्राम तो मतलब दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं। तो अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि अब बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो यहाँ पे मतलब दोनों साइड अपने से खुद ही रिएक्शन भी लगा के दिया है क्वेश्चन में, तो हमको सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन लगा देते हैं और हमको सिर्फ सपोर्ट्स पे रिएक्शन ए एंड रिएक्शन बी। तो अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या कहते हैं अपने मेथोडोलॉजी के। तो फर्स्ट स्टेप है अपना कि फाइंड रिएक्शंस एट सपोर्ट्स। तो बस भाई अपना जो सपोर्ट है आर ए एंड आर बी, तो यहाँ पे रिएक्शंस फाइंड कर रहे हैं। तो रिएक्शंस फाइंड करने का सबसे मतलब इजी वे है, मतलब वैसे तो अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ होता है, लेकिन उसको एक मतलब जल्दी से मतलब एक स्टेप स्किप करके हम जो एक तो पहले तो एक काम करते हैं, मूवमेंट निकालते हैं रिएक्शन के लिए, ए के अराउंड मूवमेंट निकालते हैं। तो समेशन ऑफ मूवमेंट अराउंड ए इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब है कि मूवमेंट जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होंगे वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो जाएंगे। तो बस हमको ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल करते हैं यहाँ पे। तो ए के अराउंड निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट कन्वेंशन में कुछ भी ले सकते हैं, मतलब किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं यहाँ पे। तो एक साइड में यहाँ पे इसके कारण जो अपना ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो आर बी एक और ए से यहाँ का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो मैं मतलब यूनिट लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा इक्वल टू में एक तो ये बेसिकली ये अपवर्ड फोर्स के कारण हमारे एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगा ए के अराउंड, और उसी तरह एक तो अपना पॉइंट लोड है इसके कारण बनेगा डाउनवर्ड्स मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये हो जाएगा अपना 20 इंटू डिस्टेंस 1 मीटर है प्लस, और इसको हम पॉइंट लोड कंसिडर कर सकते हैं बेसिकली, जो लगेगा सेंटर पे, और ये क्योंकि 2 मीटर है तो सेंटर हो जाएगा इसका 1, मतलब 1 हो जाएगा सेंटर, तो इसको लिख सकते हैं 20 इंटू रिएक्शन भी यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 2 प्लस 2/2 जो कि 1 हो जाएगा। तो 23 60, यहाँ पे जो अपना ये लोड इंटेंसिटी है, हाँ, तो ये 2 मीटर पे लग रही है, तो अपना जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी 2 से 2 होगी, तो ये आ जाएगा हमारा ये 40 के इक्वल, और ये तो 3 हो जाएगा यहाँ पे 43 120 प्लस 20 140, और इसी तरह से अपना रिएक्शन एट बी से डिवाइड होने के बाद हो जाएगा 2 और 2 4028, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 28 किलो न्यूटन के इक्वल। अब हमको रिएक्शन एट ए फाइंड करना है, तो रिएक्शन एट ए हो जाएगा अपने जो देखो जो टोटल लोड डाउनवर्ड्स लग रहा है, रिएक्शन एट ए क्योंकि अपवर्ड है ना, तो टोटल लोड जो डाउनवर्ड्स लग रहा है, तो उसमें रिएक्शन एट बी हम माइनस कर देंगे, तो हमारा रिएक्शन एट ए आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली ना अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा, इसलिए मतलब कि जैसे डाउनवर्ड फोर्स है आर ए प्लस आर बी, ये हो जाएगा अपवर्ड फोर्स के इक्वल, और अपवर्ड फोर्स कितनी है, ये अपने 20 और ये 20 इंटू 2 मतलब 40, ये 60 के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 60 माइनस कर देंगे अपना 28, तो 60 माइनस 28 हो जाएगा अपना 32 किलो न्यूटन के इक्वल। तो अपना फर्स्ट स्टेप हो गया, रिएक्शंस आ गए। अब क्या करना है यहाँ पे, राइट द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन यूजिंग मैकॉलेस ब्रैकेट्स। तो अब ये अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बस हमारी एक बार बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बन गई तो हमारा मतलब हाफ काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट स्टेप है, मैं काम करता हूँ सारी स्टेप्स के साथ स्टेप्स भी लिखते जाता हूँ, स्टेप्स के पॉइंट। स्टेप 2 है यहाँ पे, स्टेप 2 जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट at a distance x from end A। फ्रॉम एंड अपना जो लेफ्ट एंड होता है ए, और जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, और बेंडिंग मोमेंट किसी के अबाउट निकालते हैं, तो वो हो जाएगा अपना जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट
अबाउट ए सेक्शन यहाँ पे एक सेक्शन के अराउंड निकालेंगे, उसको सपोज कर लेते कि लेट टू अपना एक्स सेक्शन है, लेट एक्स सेक्शन। अब जो अपना ये सेक्शन है वो होगा कहाँ पे, वो देखो ये हमारी हो गई एक बीम है ना, ठीक है। तो हम इसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ कन्वेंशन, तो कन्वेंशन लिया है हमने कि हम लेफ्ट एंड से वो डिस्टेंस लेते हैं और वो सेक्शन हम सपोज करते हैं एकदम मतलब जैसे कि ये अपनी बीम है ना, यह अब हमारा ए एंड है और ये राइट एंड बी है, तो इसके जस्ट मतलब जस्ट पहले सपोज करते हैं कि हमारे वो सेक्शन है एक्स सेक्शन, मैक्सिमम उस सेक्शन की मैक्सिमम लिमिट है। और ये तो स्टार्ट हो सकता है मतलब ए के बाद से ये सेक्शन, मतलब क्योंकि एक्स है हमारा, एक्स वेरिएबल है तो वो मतलब चेंज होता रहेगा, इसलिए हमने उसको वेरिएबल लिया डिस्टेंस यहाँ से। मतलब ये अगर ये 0 है तो धीरे धीरे करके मतलब लास्ट तक एक्स हो सकता है कोई भी इसमें सेक्शन डिस्टेंस। इसमें हम जैसे कि 0 to 5 मीटर चेंज हो रहा है, जैसे ये डिस्टेंस है हमारा, तो इसमें हम अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे एक्स के लिए और उसके हिसाब से हमारा आंसर आता जाएगा। हाँ, और ये मतलब कन्वेंशन लेते हैं कि हम मतलब जनरली लेफ्ट साइड से कंसिडर करते हैं बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट भी किसी एक हमको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, जिसके एक तो किसी के अबाउट निकालते हैं और किसी के लिए निकालते हैं, तो हम ए के लिए निकाल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। अब आते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, तो ये स्टेप जो है कि वो एकदम ध्यान से देखिएगा कि कैसे करते हैं इसको। जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम, ठीक है। तो हमने जैसे कि पढ़ा कि ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इलास्टिक कर्व है, m/e i इज इक्वल टू d²/y। तो यहाँ पे ये कैपिटल M ही हमारा बेंडिंग मोमेंट, तो कैपिटल M हो जाएगा d²y ex² यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो ei यहाँ पे ei मैंने ट्रांसपोज कर दिया है। अब इसको क्या करते हैं कि बस ये हमारी इक्वेशन बन गई बेंडिंग इक्वेशन, तो ये अपना बेंडिंग मोमेंट है और ठीक है। तो ये बेसिकली इक्वल किसके होगा यहाँ पे, क्योंकि हम ना एक इस जो हमारा सेक्शन लिया है, देखो सेक्शन हमने एक पॉइंट पे मतलब सेक्शन जो क्योंकि चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ऐसा है कि लोड तो मतलब एक लोड तो नहीं लग नहीं रहा है, मतलब एक से ज़्यादा ही लोड लग रहे हैं। जैसे कि अपना एक तो यहाँ इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो एक पॉइंट लोड लग रहा है ना, और एक यूडियल लग रहा है यहाँ पे, है। तो ऐसे केसेस में तो एक हम सिंपल इक्वेशन लिख सकते हैं, मतलब सभी लोड्स के लिए एक ही इक्वेशन में मतलब हमको एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो जिसमें मतलब सभी लोड्स को सेटिस्फाई करे। तो ये एक मतलब एक स्पेशल तरीका है इसको करने का, मतलब जिसको मैकॉले मेथड में यूज़ करते हैं। तो हमको बस वही तरीका देखना है कि कैसे मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ से लेफ्ट टू राइट मतलब इक्वेशन बनाते जाते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है कि ei d²y, ठीक है। तो ये ei d²y अपॉन dx²। अब हमको पता है कि ये होगा बेंडिंग मोमेंट की इक्वल होगा, यहाँ पे कैपिटल M की इक्वल, और यहाँ पे कैपिटल M डिफरेंट M के लिए कैपिटल M मतलब अपनी बेंडिंग मोमेंट है वो डिफरेंट है। तो देखते हैं कि अपना A के लिए क्या होगी। देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सपोज करो हमने सेक्शन यहाँ पे एकदम जस्ट राइट एंड पे ले लिया सेक्शन, मतलब ये मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे तक अपना जो हमने क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया है, जो कि जिसका डिस्टेंस x होगा लेफ्ट एंड A से, ठीक है। और ये हो सकता है x क्योंकि वेरिएबल है तो यहाँ से स्टार्ट होते होते ये राइट तक जा सकता है। तो हम यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन क्या लग रहा है, रिएक्शन यहाँ पे RA लग रहा है, तो हमको बेंडिंग मोमेंट फाइंड करनी है इन दिस क्रॉस सेक्शन। ये भी क्रॉस सेक्शन x है यहाँ पे, इसको x भी कह सकते हैं। तो हम देखो बेंडिंग मोमेंट में हमने पढ़ा है कि मतलब जो जिस सेक्शन के अराउंड बेंडिंग मोमेंट निकालना है किसी क्रॉस सेक्शन के अराउंड, तो उसके एक साइड के जितने भी मूवमेंट्स होंगे उनका सम करना है, ठीक है। तो हम भी इस इक्वेशन में वही करेंगे कि जितने भी मूवमेंट्स उनका सम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना जो ये वाला रिएक्शन आ रहा है, तो इसकी हमारी हमने मतलब मोमेंट का फॉर्मूला होता है अपना फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अपना फोर्स है RA और डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ इस सेक्शन के लिए x डिस्टेंस। और मतलब ये स्पेसिफिक सेक्शन तो ये तो मैक्सिमम लिमिट बताती है, सेक्शन मतलब कहीं भी हो सकता है और x अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहेगा। हमको अभी तो फॉर्मूला बनाना है मतलब। तो ये अपना फर्स्ट मोमेंट का फॉर्मूला आ गया RA इंटू एक्स, और RA क्योंकि हमने यहाँ पे तो RA डिराइव कर लिया है 28 किलो न्यूटन, बाद में मतलब लिख दूँगा यहाँ पे इसके नीचे। देखो अब क्या करेंगे, अब तो ये सिर्फ हमने फर्स्ट लोड की बना ली। अब अपना सेकंड लोड है वो है यूडियल, स्टार्ट जो हो रहा है D से लेकर E तक स्टार्ट, तो D से स्टार्ट हो रहा है और E से ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे डैश लिखते हैं इस पर, मतलब बार बार उसको लिखने की जगह इसको मतलब एक ही लाइन में लिख लेते हैं। तो मतलब जो अपना ये मूवमेंट है ना ये इसके इक्वल, इसके क्योंकि RA इंटू एक्स तो इक्वल है, और साथ में जो अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा यूडियल के लिए उसके भी इक्वल होगा। तो अपनी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि वैसे तो ये मतलब ये जो हमारा मतलब क्वेश्चन है इसमें एक तरह से देखा जाए तो दो तीन टाइप के क्वेश्चन इसी में कवर हो जा रहे हैं। तो हमने जो एक यूडियल के लिए कैसे अपनी इक्वेशन लिखते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट, तो
हमको पता है कि एक पॉइंट लोड के लिए हमने सिंपली लिख दी अपना जो रिएक्शन है उस पर और इंटू डिस्टेंस, सॉरी रिएक्शन है अपना और इंटू डिस्टेंस लिख दिया। और एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब एक्स एक क्रॉस सेक्शन से लेकर मतलब कोई भी क्रॉस सेक्शन जीरो से लेकर लास्ट तक हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपली हमको मतलब पता है फॉर्मूला एक पॉइंट लोड के केस में। अब यूडीएल के कैसे लिखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मतलब चेंज है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि हमने यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, ये यूडीएल स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट से, देखो इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये यू ए अपना डी है, ई है, फिर लास्ट में ये ना एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है यूडीएल और एक पॉइंट पे खत्म हो रहा है। और जब ना हम सेक्शन कंसिडर करते हैं तो वो सेक्शन मतलब कहीं भी हो सकता है। जैसे कि तो यहाँ पे सपोज करो कि ये सेक्शन हो गया, इधर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है यूडीएल के लिए। तो मतलब डी एंड बी, जब यूडीएल के इक्वेशन लिखेंगे तो डी एंड ई के तो बीच में कंसिडर करेंगे। एक चीज़ मैंने मतलब ये एक पॉइंट है, हमको डी एंड ई के बीच में कहीं भी हो सकता है जब हम इस यूडीएल लोड के लिए इक्वेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखो क्योंकि अब जो हमारा मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है अपना फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, अपना फोर्स है 20 किलो न्यूटन इस केस में। तो अपना देखो वैसे तो हम करते हैं बेसिकली 20 किलो न्यूटन इंटू 2 जो अपना डिस्टेंस है उससे इंटू करेंगे तो हमारा जो एक इसको जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हमारा मोमेंट की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 20 इंटू अगर हम 2 करेंगे डिस्टेंस, लेकिन इस केस में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम ना हमारा सेक्शन हमको मतलब कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे किस मतलब कहाँ पे डिस्टेंस, क्योंकि एक्स हमारा जो है वो वेरिएबल है, मतलब यहाँ से डी से लेकर ई के बीच में कहीं भी हो सकता है एक्स। तो इसमें हम 2 तो लिख नहीं सकते। मैं इस पॉइंट पे मतलब जस्ट एक 30 सेकंड बाद आता हूँ। मैंने एक चीज़ तो मतलब एक लोड तो यहाँ पे स्किप कर दिया क्योंकि पहले तो हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो पहले ये अपना जो पॉइंट लोड है इसके बारे में इसकी इक्वेशन तो अभी नहीं लिखी, तो पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं फिर यूडीएल पे आते हैं। तो जैसे कि अपना 20 किलो न्यूटन है, ये तो अपना सिंपल है पॉइंट लोड के लिए क्या करेंगे कि अपना फोर्स होता है, फोर्स है 20 और डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, हमको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो देखो डिस्टेंस मतलब एक, क्योंकि हमारा डिस्टेंस जो है वो है x मतलब वेरिएबल डिस्टेंस है। तो क्योंकि c के बाद और b के पहले ये डिस्टेंस कहीं भी मतलब क्रॉस वो डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन कहाँ पे है, ठीक। तो अपना क्रॉस सेक्शन जैसे कि अपना ये 20 किलो न्यूटन लोड लग रहा है यहाँ पे और ये लास्ट एंड b और ये c है, तो इसके बीच में तो मतलब कहीं भी हो सकता है अपना क्रॉस सेक्शन। तो एग्जाम्पल की कंसिडर कर लेते हैं कि मतलब जैसे कि हमारा यहाँ पे बना, ठीक है। यहाँ इस क्रॉस सेक्शन के लिए हम मूवमेंट निकाल रहे हैं, इस लोड जो अपना लोड है पॉइंट लोड के कारण इस क्रॉस सेक्शन में क्या मूवमेंट होगा। तो हम जो डिस्टेंस हमने पहले मतलब ले लिया था कि हम ए से कंसिडर करेंगे डिस्टेंस, तो टोटल ए से डिस्टेंस है हमारा इस क्रॉस सेक्शन का, वो टोटल डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट एकदम क्लियर है कि मतलब पहले लिख लिया है कि जनरल फॉर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एंड ए। अब एक काम करते हैं, इस लोड के लिए हमको इस सेक्शन पर निकालना है मूवमेंट, उसका डिस्टेंस हो जाएगा एक तो एक्स, और ये हमको डिस्टेंस पता है ए से लेकर सी तक डिस्टेंस है 1 मीटर, तो इसमें माइनस कर देंगे 1 मीटर को, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। और ये डिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला है ना, मतलब कि ये मतलब क्रॉस सेक्शन खाली चेंज होता जाए ये फॉर्मूला वैलिड होता जाएगा उसके हिसाब से, क्योंकि एक्स भी चेंज हो रहा है तो ये अपना डिस्टेंस जो है मतलब फॉर्मूले के हिसाब से मतलब करेक्ट रहेगा। तो ये हो गया अपना x-1। तो अब हमने लोड के लिए एक इक्वेशन पढ़ लिया कि कैसे लिखते हैं। पहले काम करता हूँ, इसको पहले कंप्लीट इक्वेशन बना लेता हूँ हमने यूडीएल के लिए। तो 20 इंटू x-2 इंटू x-2 का x-2 अपॉन 2। देखो अब मतलब सही रहेगा कि आप मतलब बता सकता हूँ कि इनमें से मतलब सबका मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि अपना जो यूडीएल है ये क्रॉस मतलब अलग अलग क्रॉस सेक्शन के लिए यूडीएल चेंज होता जाएगा जैसे हम क्रॉस सेक्शन शिफ्ट करते जाएंगे, क्योंकि यूडीएल चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। तो x-2 से आ जाएगा हमारा, जब 20 पे इंटू होगा तो उसके लिए आ जाएगा हमारा एक कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड जो होना चाहिए, ठीक है। कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम अपना लोड इंटेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग लेंथ चेंज होती जाएगी। सपोज करो कि हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया इस पॉइंट पे, हाँ आप समझ में आएगा। देखो हमने सपोज करो क्रॉस सेक्शन ले लिया इस पॉइंट पे जस्ट, ठीक है, मतलब वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है जो कि चेंज हो सकता है। अब इसके लिए पहले तो हमको पता है लोड इंटेंसिटी क्या है, तो हमको पहले तो इसके एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हम मतलब जनरली केस में क्या करते हैं, जब हमको एक मूवमेंट लिखना पड़ता है एक यूडीएल के लिए, पहले उसको पॉइंट लोड में देखो मैंने यहाँ पे पहले इसकी डायरेक्ट इक्वेशन मतलब पहले इक्वेशन कंप्लीट कर ली है ताकि आप मतलब एक ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। अब मैं बताता हूँ इस इक्वेशन में इन टर्म्स का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं बेसिकली अपना मैकॉलेस टर्म कह सकते हैं, अलग अलग मैकॉलेस टर्म्स कह सकते हैं या मैकॉले ब्रैकेट्स कह सकते हैं। देखो आपने 20 इंटू x-2 जो ये टर्म है, पहले देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो हम जनरली क्या करते हैं, जब हमको मतलब हमें पता हो कि डिस्टेंस x ना हो कि हमें पता रहता है हमेशा कि क्या होता है मतलब किस सेक्शन के अराउंड निकाल रहे हैं, तो हम तो पहले क्या करेंगे कि जैसे कि हमारा कोई यूडीएल लगा है तो उसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं ना। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए अपना जो लोड इंटेंसिटी को टोटल लेंथ से इंटू कर देते हैं, है ना।
बस वही स्टेप यहाँ पे है, क्योंकि हमको लेंथ तो पता नहीं है, क्योंकि यूडियल क्योंकि सेक्शन क्योंकि चेंज होता रहता है। सपोज करो सेक्शन इस पॉइंट पे आ गया, तो हमारी लेंथ जो हो जाएगी सिर्फ इतने यूडियल की होगी, है ना। और जैसे जैसे हमने क्रॉस सेक्शन आगे जाता जाएगा तो अपनी लेंथ भी ये चेंज होती जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है एग्जाम्पल के लिए, अगर एक्स अपना क्रॉस सेक्शन यहाँ पे है तो ये टोटल डिस्टेंस हमें ए से तो फिक्स है, फिर हमको ये जो 2 हमें पता है कि ए टू डी डिस्टेंस है 2 मीटर हमारा, तो बस इससे 2 माइनस कर देंगे तो हमारा मतलब जो लेंथ के लिए बेसिकली फॉर्मूला है वो आ जाएगा। तो मतलब W इंटू एल का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, x माइनस 2/2 मैंने यहाँ पे क्यों किया बताता हूँ। क्योंकि जब हम एक मूवमेंट निकालते हैं फॉर अ यूडियल जनरल केस में, तो हम तो पहले तो उसको यूडियल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, जो हमने यहाँ पे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, और उतनी इक्वेशन लिख ली। अब फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जिस भी पॉइंट से उसका मूवमेंट निकाल रहे हैं उन दोनों के डिस्टेंस को इंटू करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होगी, सपोज करो एक पॉइंट है यहाँ से, जो भी हमने यूडियल है उसकी सेंट्रॉइड की डिस्टेंस और उस पॉइंट को इंटू करेंगे यहाँ पे। तो बस हमारा जो सेंट्रॉइड है वो होगा जो अपनी टोटल लेंथ है, मतलब ये यूडियल की लेंथ x माइनस 2 है, अपनी यूडियल की लेंथ है जो वेरिएबल हो रही है उस, सपोज करो यहाँ से है तो इसका x माइनस एल अगर इतना है तो उसको सेंट्रॉइड के लिए हमको बेसिकली उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो सेंट्रॉइड आएगा, है ना। तो बस वही यहाँ पे क्या है कि सेंट्रॉइड डिस्टेंस के लिए हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया है। बस अपनी जो इक्वेशन है वो कंप्लीट होने वाली है, सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा है इस पर। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं सेम चीज़ नीचे लिख देता हूँ। देखो लास्ट चीज़ क्या होगी, एक मतलब एक नया कंसेप्ट है यहाँ पे। तो मतलब ये नया कंसेप्ट क्या है मैं मतलब बता देते हूँ। देखो ये जो हमारी मेथड है, ये जो मैकॉले ने फाइंड की थी, ठीक है, ये जो भी हमारा तरीका है जिस तरीके से हम लिख रहे हैं, तो मैकॉले ने इसको फाइंड किया, तो इसने मतलब अपना एक तरीका बनाया कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें एक, क्योंकि ये मतलब ह्यूमंस ने बनाई है तो मतलब एकदम उतनी परफेक्ट नहीं है एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि तो अब इसको हमको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे इस इक्वेशन के हिसाब से डी से शुरू हो रहा है यहाँ पे यूडियल अपना, और ई पे खत्म हो जा रहा है। अपने बीम पे तो ऐसा है कि डी से शुरू हो रहा है और ई पे खत्म हो जा रहा है, लेकिन इस इक्वेशन को ना, इक्वेशन हमने पूरी कंप्लीट कर ली, लेकिन इस इक्वेशन को नहीं पता है कि वो ई में खत्म होगा अपना जो यूडियल है, कि डी से स्टार्ट होकर ई पे खत्म हो जा रहा है। तो हमने कोई ऐसी टर्म नहीं लिखी है जिससे इससे पता चल जाए। तो हम एक काम करते हैं उसके लिए कि उसका एक तरीका है, उसको बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फैंटम, मतलब वो जो हमने जो भी मेथड है उसको हम फैंटम कहते हैं। तो अब वो होती क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे कि हमने एक सी और डी ई बी मैं बस ये यहाँ पे बना लिया, तो हम एक इमेजिनरी यूडियल यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो एक इमेजिनरी यूडियल बनाएंगे जो कि बी तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये बी में ख़त्म हो रहा है। अब क्योंकि हम सपोज करते हैं कि जो अपना इमेजिनरी लोड है ना, ये बस इसके जस्ट पहले वाले लोड का एक्सटेंशन है यहाँ पे, क्योंकि ये लोड ई पे खत्म ना होगा, लास्ट में खत्म हो रहा है, तो इसकी भी लोड इंटेंसिटी डब्ल्यू की इक्वल होगी जो इसकी है, मतलब 20 इस केस पे। और क्योंकि हमने अब एक इमेजिनरी लोड बना दिया, क्योंकि जो कि डाउनवर्ड्स लग रहा है बेसिकली, तो हमको उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि मतलब जस्ट बना दो वहाँ पे, तो एक उसको अपोज करने के लिए एक नीचे साइड भी एक लोड बनाना पड़ता है जो बेसिकली वर्क करेगा ऊपर, मतलब अपवर्ड्स लोड, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी मतलब रियल लाइफ में कैसे होता है ये सब से मतलब नहीं है, क्योंकि पता नहीं ऐसा कैसे करेंगे कि लोड अपने जो बीम के नीचे एक लोड लगा दिया, ठीक है। तो हमको सिर्फ मतलब मैथमेटिक्स, वो मतलब हमारा मतलब मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बन जाए, इसलिए हमने ये सपोज कर लिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो बस अब वही आगे अपनी अपना जो लास्ट इक्वेशन का पार्ट है ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का, एक तो डाउनवर्ड है यहाँ पे, एक अपवर्ड है, तो हम तो दोनों मतलब कुछ भी कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो हम एक काम करते हैं कि अपवर्ड ले लेते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव होगी, और अगर हमने मतलब बेसिकली वो जो हमारा लोड है वो कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है, और अगर हमारा साइन मतलब नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब है कि वो बेसिकली डिफ्लेक्शन, मतलब बाद में लास्ट में अगर नेगेटिव आएगा तो वो मतलब डिनोट करेगा कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। तो अपना ये -20, तो इसके लिए मैं अपना जो लास्ट यूडियल का पार्ट है इसके लिए मैं मतलब बस वही करेंगे 20 इंटू एक्स तो पता है, और इसमें माइनस क्या होगा यहाँ पे जो अपना यहाँ तक का डिस्टेंस है जो हो जाएगा अपना 1 + 2 4, मतलब x - 4, और बस इसी के जैसे x - 4/2 यहाँ पे इंटू कर देंगे इस पर। बस अब हमारी बेंडिंग इक्वेशन है जो मतलब बेंडिंग मोमेंट की जो हमारी इक्वेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है, इसको मैकॉले एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, वो कंप्लीट हो गया, मतलब हमारा हाफ काम हो गया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ। तो अब हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन चुकी है, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब सॉल्व किया है आगे, और इसकी आर की वैल्यू पुट कर दी है जो कि 32 न्यूटन थी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि हमने बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख ली मैकॉले ब्रैकेट्स के अंदर, और अब हमको यूज़ करना है
इस फॉर्मूले का, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर इलास्टिक कर्व, और इसका यूज़ करके हमको बेसिकली एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा, और सेकंड बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। और फिर हमको, क्योंकि हमारे इंटीग्रेट करने पे हमारे C1 और C2 दो बार कांस्टेंट बनेंगे, तो उसकी बेसिकली एक कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशन, जो हम मतलब अभी पढ़ेंगे कि क्या होता है। तो फिर उससे C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर सब्स्टिट्यूट x, बस हमारा फिर खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के इक्वेशन में हमको जहाँ के लिए भी स्लोप चाहिए तो बस वो डिस्टेंस पुट करेंगे और उसके लिए अलग मतलब डिस्टेंस पुट करेंगे कि और उस पर फॉर्मूले में, और हमारी डिफ्लेक्शन और एंड स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो हम अपना फर्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग, इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, या 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अबव इक्वेशन टू गेट स्लोप। तो बस अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मतलब इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत बेसिक इंटीग्रेशन है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, तो टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दिया है, इसको मतलब 2 कह सकते हैं। और क्योंकि हमारा डी मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, तो एक बार इंटीग्रेशन जो उसका है, हाँ सिर्फ एक मतलब हट गया है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 यहाँ पे आ गया है, और एक हमारा कांस्टेंट आ जाएगा C1, और बेसिकली बाकी सब तो मतलब सिंपल ही है। हाँ, और एक चीज़ और बता देता हूँ, मतलब एग्जांपल के लिए एक करके बता देता हूँ, जैसे कि हमारे ये, जैसे कि ये इंटीग्रेट कर रहे हैं -20 एंड x -1 को, एक बार हमको इंटीग्रेट करना है, तो हमको ऐसा नहीं करना है कि मतलब ये रॉन्ग मेथड हो जाएगी अगर हमने इसको अलग अलग कर लिया, ब्रैकेट खोल के इंटीग्रेट किया तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो हमको क्या करना है कि ब्रैकेट में लेके ही इंटीग्रेशन करना है इसका, मतलब ये ब्रैकेट को एक ऐसा होल कंसिडर करके, ये कॉन्स्टेंट बाहर हो गया हमारा x -1, तो x -1 इसकी पावर 2 हो जाएगी अपॉन में 2, और ये हो जाएगा -10 x -1 टू पावर 2। जैसे बस मतलब इसी तरह से मतलब बाकी टर्म्स के लिए भी कर सकते हैं। हमको बस ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट को मतलब खोलना नहीं है, ऐसा 1 यूनिट कंसिडर करके हमारी इक्वेशन हमको इक्वेशन बनानी है। बस उसी तरह जो हमारी इंटीग्रेटिंग, जो हमारी ये सेकंड इक्वेशन है, इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग अब लिख देता हूँ ब्रैकेट में सेकंड, या फर्स्ट, अपनी जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको 2 बार इंटीग्रेट करो, या सेकंड इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट कर दो, तो मतलब वही एक ही चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ना जो बस यही एक बार इंटीग्रेशन किया तो हमारी ये इक्वेशन आई सेकंड, और इसको एक बार जस्ट और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी डिफ्लेक्शन के लिए इक्वेशन आ जाएगी। और हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि मतलब बहुत ही सिंपल, यहाँ पे तो सिंपल इंटीग्रेशन है, लेकिन ये फर्स्ट वाला करके बता देता हूँ। जैसे कि अपना 16x स्क्वायर प्लस C1 था, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये अपना कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और अपना 16 स्क्वायर हो जाएगा मतलब अपॉन 3, और ये तो ठीक है। फिर अपना C1 है, C1 क्या है, कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपना कांस्टेंट में x, क्योंकि इंटू हो जाता है इंटीग्रेट करते समय, x इंटू हो जाएगा, और क्योंकि हमने जो एक इंटीग्रेशन ये पूरा किया है इसके कारण जो हमारा नेक्स्ट कांस्टेंट आएगा उसको यहाँ पे C2 कह देते हैं। अब हमारा जो ये C1 एंड C2 इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू डिराइव करेंगे। तो अब वो मतलब मेथड क्या है देखते हैं। यहाँ पे ये कहती है कि फाइंड कांस्टेंट C1 C2, जो हमने अभी कांस्टेंट फाइंड कर लिए यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो ठीक है, अपना कौन सा स्टेप था, ये स्टेप सेकंड हो गया यहाँ पे। हाँ, स्टेप थर्ड इसको कह देता हूँ, स्टेप 3, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन टू फाइंड C1 एंड C2। देखो अब बाउंड्री कंडीशन होती क्या है, देखो एक तो अपना ये जैसे कि हमारी बीम हो गई, ठीक है, तो यार बार बार अपने को बीम बनानी पड़ती है, तो मैं डायरेक्ट ए भी बना देता हूँ यहाँ पे, ए एंड बी। जो हमारा लोड लग रहा है, तो हमको एक बात तो पता है, लोड लगने के कारण डिफ्लेक्शन होगा, और बेसिकली क्वेश्चन भी उसी का है, तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का डिफ्लेक्शन होगा। तो इतना यूनिफॉर्म तो नहीं होगा कि लोड भी अपने नॉन यूनिफॉर्म लग रहे हैं। तो लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे इसको ये हम एक एक्स मतलब ये एक्स एक्सेस इसको मान लेते हैं, और ये हमारा ओरिजिन मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स 0 है, और राइट साइड में जाके यहाँ पे एक्स है अपना 5 इक्वल हो गया है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों सपोर्ट्स को देखते हैं, एक ए पर देखते हैं, एक बी पर देखते हैं। तो मतलब इसको और मतलब जूम करके एकदम देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे एकदम मतलब जस्ट ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा हमको वो देखना है, क्योंकि हमको पता बीच में जो डिफ्लेक्शन होगा मतलब काफ़ी इसके रिलेटिवली मतलब काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन जस्ट ए पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन होगा, ऑलमोस्ट 0 के बराबर। मतलब जस्ट ए पॉइंट पे जो अपना डिफ्लेक्शन होगा ना, ऐसे ऐसे कम होते होते एकदम 0 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब 0 के इक्वल हो जाएगा। और सेम फॉर अपना जो बी सपोर्ट है, उसके पास भी हमारा जो डिफ्लेक्शन है, मतलब वाई से लिखते हैं डिफ्लेक्शन को वाई से लिखते हैं, ये चीज़ तो मतलब डिफ्लेक्शन पढ़ी है तो वो तो पता है।
वो भी जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो बस वही होती है अपनी बाउंड्री कंडीशन फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और हर टाइप मतलब हर बीम के लिए अपनी अलग अलग बाउंड्री कंडीशन होती है। इक्वेशन 2 है तो उसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। तुमको बेसिकली पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, पुट जैसे कि x इक्वल टू 0 में जहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y भी 0 होगा। तो पहले इसको पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। लेकिन कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे? हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पे अपना y है, और y इस पर देखो यहाँ पे y दिया हुआ है, क्योंकि हमने डिफ्लेक्शन वाली इक्वेशन में ये मतलब डिफ्लेक्शन के लिए y आया है, और क्योंकि जब हमने सेकंड वाली इक्वेशन में y के लिए कोई यहाँ पे टर्म नहीं दी हुई है, dy dx है, मतलब वो तो स्लोप है y का, मतलब वो स्लोप के लिए फॉर्मूला है इसमें, तो डायरेक्ट y पुट नहीं कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन हो रहा है मतलब डिफ्रेंसिएशन हो रहा है y का। तो इसलिए हम यहाँ पे y पुट कर सकते हैं 0। तो एक बार पुट करते हैं यहाँ पे EIY, तो इसमें y पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर इक्वल टू में ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और C1x प्लस 0 और C2 हमारा C2 ही रहेगा, और आगे में जहाँ भी हम y पुट करेंगे तो चलो मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो x है ना, वो x हमने यहाँ से कंसिडर किया था, अपना x 0 है a पर, तो क्योंकि जो हमारा x है वो जस्ट a सपोर्ट पे आ रहा है। अब देखते हैं कि जो बेसिकली जब x इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो मतलब हम अभी क्रॉस सेक्शन a सपोर्ट पे है, तो ये कौन से मतलब इसको AC CD DE और EB में डिवाइड कर सकते हैं 4 सेक्शन पे। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन में AC सेक्शन में है यहाँ पे, ठीक है। तो AC सेक्शन के लिए जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी RE इंटू x इसके लिए लिखी है, फिर उसके बाद 20 वाली मतलब आगे वाले सेक्शन की ये वाली इक्वेशन है। तो हम तो सिर्फ हमें अभी इस सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं, x इक्वल टू 0 हमको पता है, तो सिर्फ यहीं तक बस पुट कर मतलब करेंगे तो हमारा आ जाएगा। वैसे तो पूरे में भी पुट कर सकते हैं तो सेम ही आंसर आएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है पुट करने की, क्योंकि हमको मतलब सिर्फ इसी इक्वेशन का मतलब यहीं तक का काम है हमको पता। तो अपना C2 आ जाएगा 0 के इक्वल। बस अब सेम चीज़ करना है अपने को, मतलब सिमिलरली एट x पुट x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 0। अब देखो अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे x 5 के इक्वल हो गया है, तो अब हमको पूरी इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब हमने पूरी कंप्लीट जो इक्वेशन है 5 तक मतलब लास्ट तक, और बेसिकली इसी के लिए मैंने ये यूडियल को भी एक्सटेंड किया था, क्योंकि मतलब C2 फाइंड करने के लिए, क्योंकि B भी उससे कवर हो जाए यूडियल से। इन इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 ये वाली इक्वेशन है यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो हम इसको पुट करके सॉल्व करेंगे, तो मैंने इसको मतलब पूरी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया है और इसको फिर सॉल्व किया। ये +5 यहाँ पे लिखा है, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है, हाँ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा अपना -77.33 इक्वल। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। अब हमारी लास्ट स्टेप है कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x टू गेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट रिक्वायर्ड पॉइंट्स। बस हमारा मतलब प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो गया। अब हमको आंसर फाइंड करना है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है C D एंड E पे, ठीक है। तो स्टेप 4 है कि तो पहले अपना हमको C D एंड E में डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो पहले C के लिए डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। यहाँ पे डिफ्लेक्शन एट C इज इक्वल टू, अब हमारी जो इक्वेशन होगी ये थर्ड इक्वेशन यूज़ होगी। यहाँ पे हमको C1 C2 की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, और मतलब जो भी बाकी चीज़ पता है जैसे EI इसकी वैल्यू पुट करके, और हाँ यहाँ पे x फॉर डिफ्लेक्शन एट C यहाँ पे लिख दो, फॉर डिफ्लेक्शन एट C पुट x इज इक्वल टू, अब C है कहाँ पे, C है A से 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो अपने जो x हो जाएगा मतलब x अपना क्रॉस सेक्शन जस्ट C के ऊपर आएगा, तो हमने x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, और C1 और C2 को वैल्यू भी इसमें पुट कर देनी है यहाँ पे। तो पहले तो मैं EI यहाँ पे लिखना है। EI क्या होगा, EI की वैल्यू हम यहाँ पे है 2 × 10⁵, 20 × 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 40 × 10⁻⁻1, मतलब यहाँ 40 किलो न्यूटन। ऑलमोस्ट हमने जो EI आ जाएगा अपना 4 किलो न्यूटन मीटर के इक्वल आ जाएगा। हम EI को मतलब इंटू करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 4, ये अपनी सेम इक्वेशन है, और यहाँ पे y है अपना डिफ्लेक्शन, हमको y तो फाइंड करना है। तो पहले मैं पूरी इक्वेशन मतलब कंप्लीट कर देता हूँ, वैल्यू लिख देता हूँ। तो बस मैंने अपनी जो ये थर्ड इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर दी है अपनी EI की, और x की जगह 1 पुट कर दिया, और C1 CD की वैल्यू पुट कर दी है। तो हमारा y डिफ्लेक्शन एट C आ रहा है -18 मिलीमीटर, और माइनस का मतलब है कि वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है।
और इसी तरह अपना डी एंड ई के लिए भी डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं अपना। पहले तो 2 मीटर पुट करना है और फिर ये टोटल डिस्टेंस 4 मीटर पुट करना है सेम इक्वेशन में। बस हम एक्जैक्टली मतलब सेम वे में पुट करेंगे तो हमारा वाई डी एंड वाई ई आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है, मतलब फिर भी वो अपना क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा तब, वैसे भी मतलब काफ़ी हो चुका है अभी। अब हम अपना क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें हमको मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और उसकी लोकेशन फाइंड करनी है। तो पहले मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए पहले हमको लोकेशन उसकी फाइंड करनी पड़ेगी। तो फॉर यहाँ पे फॉर लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, देखो यहाँ पे ऐसा है कि जैसे जहाँ पे भी मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा हमारा, तो ये तो बहुत ही एक बेसिक सा प्रिंसिपल है कि जैसे कि जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींच के उस पर स्लोप निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल होगी तो tan 0 पैरेलल हो गई तो tan 0 हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। तो अपना जो स्लोप होता है dy/dx हो जाएगा 0 के इक्वल यहाँ पे, ठीक है। तो अपने जो dy/dx वाली टर्म आ रही है अपनी, ये सेकंड इक्वेशन मतलब जो स्लोप वाली इक्वेशन है ना, इस पर dy/dx वाली टर्म है तो इस पर dy/dx को 0 पुट करेंगे और बस हमारा फिर पोजीशन आ जाएगी यहाँ पे, पुट dy/dx इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। तो बस मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैल्यूज़। अब क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अगर जब ये पावर इसकी हम इसको मतलब सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर मतलब हमारे क्यूबिक इक्वेशन बनेगी सॉल्व करने के बाद। तो मैंने इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो हमारी मतलब सॉल्व कर लिया साइड में, यहाँ पे करूँगा तो मतलब फॉर काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी जो होगी 5x³ माइनस 39x² प्लस 30x प्लस 91 इक्वल टू 0। अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो ये मतलब कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो अब अगर किसी को मतलब नहीं पता कि कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में, तो देख सकते हैं। देखो पहले हमको मोड पे जाएंगे, फिर अपना जो ये इक्वेशन 5 नंबर पे इक्वेशन पे, और अपने क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन तो 4 चूज़ करेंगे यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे कांस्टेंट पुट कर देना है बेसिकली। 5 पुट करने के लिए ए का कांस्टेंट 5 है, तो यहाँ पे 5 क्लिक करके इक्वल टू पर जाएंगे तो अपना ये आगे शिफ्ट हो जाएगा मतलब बी पे। अब बी का कांस्टेंट -39 ऐसे मतलब पुट करते रहेंगे, -39 इक्वल टू 30 इक्वल टू और 91 इक्वल टू। अब वो थोड़ा सॉल्व होने में यहाँ पे टाइम लगता है, तो हाँ सॉल्व हो के आ गया। देखो अब हमारी 3 वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे बेसिकली। तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि जो अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है ना, तो हम ये चीज़ मतलब एक कॉमन सेंस यूज़ होगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना जो ये डी एंड ई के बीच में आएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि डी एंड ई के बीच में आए, है ना। तो क्योंकि मतलब एग्जैक्ट सेंटर पे आए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन सेंटर के आसपास ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूडियल भी लग रहा है। तो सपोज कर मतलब डी एंड ई के बीच में ही आएगा, मतलब कि इतना कह सकते हैं कॉमन सेंस से। तो हमारी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, 6.4, एक तो हमने जो 6.42 है इक्वल टू करेंगे तो मतलब नेक्स्ट वैल्यूज होगी 2.505 और नेक्स्ट -1.1। अब देखते हैं कि x हो क्या सकता है यहाँ पे, क्योंकि x अपने डी एंड बी ई के बीच में आएगा। तो x यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, जो कि हो सकती है अपनी 2.5, क्योंकि 6 तो बीम से बाहर चल जाएगा और नेगेटिव का तो मतलब कोई सेंस भी नहीं बनता। और भले मत मानो कि अपना मतलब डी एंड बी के बीच में आएगा, लेकिन तब भी तो अपने 2.5 वैल्यू है जो मतलब सेंस इस पर बन रहा है। तो अपना जो x की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 2.505
2.505। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की पोजीशन। फिर अपने नेक्स्ट स्टेप में हमको फाइंड करना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है। फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, देखो ये तो मतलब बहुत इजी है, ये भी हमको पता चल गया कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा कहाँ। अब ये हमने हमारी जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन बनी है इंटीग्रेटिंग, अरे मैंने यहाँ पे स्लोप लिख दिया गलती से, ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। टू गेट डिफ्लेक्शन, तो ये हमारी जो डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है इसमें x की जगह 2.5 पुट करेंगे और EI तो हमको पता है फिर, और C1 C2 भी पता है, तो हमारी x मतलब y की वैल्यू आ जाएगी डिफ्लेक्शन के लिए। तो बस हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और सिर्फ एक ही वेरिएबल है y, तो हमारे कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की अप्रॉक्सीमेटली -30.2 मिलीमीटर के इक्वल, और यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। और मैं फाइनली मतलब सभी वैल्यूज़ को एक साथ लिख देता हूँ। तो मैंने लास्ट में जितनी भी हमने वैल्यू फाइंड की तो मैं एक साथ लिख दिया यहाँ पे। तो हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारा जो सेकंड PYQ था, इस पर भी इसको हम भी मैकॉले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पर क्या दिया हुआ है कि हमको ना एक जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम पे 2 लोड्स लग रहे हैं यहाँ पे, एक 100 किलो न्यूटन 60 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो जस्ट इसको जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, हमको ना एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो जैसे ये -20 × x/1 इस वाले लोड के लिए किया, तो जस्ट वैसे ही अपना जो नेक्स्ट लोड है उसके लिए बना लेंगे इक्वेशन, मतलब उसके लिए सेम इसी तरह से इक्वेशन बना लेंगे। जैसे जस्ट एक हमने पॉइंट लोड की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक पॉइंट लोड के लिए कैसे बनाते हैं यहाँ पे सीखा। तो हम कितने भी पॉइंट्स लोड के लिए इक्वेशन बना सकते हैं, भले मतलब 4-5 जितने भी हो, मतलब सेम ही तरह से इक्वेशन बनाएंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं।